रुद्र के प्लान के मुताबिक सब लोग म्यूजिक ऑन करके दूसरे रूम में चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग दूसरे रूम में पहुंचते हैं तो रुद्र बोलना शुरू कर देता है, भाभी जब आपने हमें परी के पीछे भेजा था तब उसे किसी ने उसे बाहर जाने से रोक लिया था। अब हमें ये पता करना होगा कि वो कौन है जो उसका साथ दे रहा है। अगर हमें उस इंसान का पता चल जाए तो हम बड़ी माँ को भी ढूंढ लेंगे। आस्था ने रुद्र से कहा, तुम सही बोल रहे हो, हमें उस इंसान का पता करना ही होगा जो उस परी का साथ दे रहा है। आखिर ऐसा कौन है जो हमारे बीच रहकर हमारे दुश्मन का साथ दे रहा है। तनु ने कहा, यार ऐसा कौन हो सकता है जो अपनी फैमिली को धोखा दे रहा है। ऐसे लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। अनु ने आस्था से कहा, लेकिन भाभी अपनी फैमिली में तो कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा कर सकता है। रुद्र ने अनु से कहा, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अनु अपनी ही फैमिली में कोई है जो उस परी का साथ दे रहा है। जो भाई और भाभी को अलग करना चाहता है वो नहीं चाहता कि ये दोनों साथ रहें। शिवी ने कहा, ऐसा कौन हो सकता है। रुद्र ने शिवी से कहा, पता नहीं लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा, हम जल्द उसे ढूंढ लेंगे। आस्था ने रुद्र से कहा, लेकिन कैसे रुद्र, हम कैसे उस इंसान का पता करेंगे। रुद्र ने आस्था से कहा, पता नहीं भाभी हम कैसे पता करेंगे लेकिन हमें पता तो करना ही होगा। शिवी ने कहा, अब बस हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें 24/7 उस परी नजर रखनी होगी तभी हमें पता चल सकता है। तनु ने कहा, अगर हमें परी के बारे में कुछ पता करना है तो एक रास्ता है, पता नहीं वो काम करेगा या नहीं। आस्था ने तनु से कहा, क्या रास्ता है। तनु ने कहा, मैं और अमन जब उसके पीछे गए थे तो वो किसी घर में गई थी। वो जिस घर में गई थी वहां से एक कार बाहर निकली थी तो अमन ने उसका नंबर नोट किया था। अगर हमें ये पता चल जाए कि वो कार किसकी है तो हम उस इंसान के जरिए कुछ ना कुछ पता कर सकते हैं। आस्था ने तनु से कहा, हाँ ये सही है, मैं अमन से बात करती हूँ। और फिर वो सब लोग रूम से बाहर आ जाते हैं। उन लोगों को एक साथ एक ही रूम से कायरा ने बाहर आते देख लिया था तो उसने उनके पास आकर कहा, क्या बात, सब लोग एक साथ मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। शिवी ने कायरा को देखकर कहा, हाँ सही कहा तुमने, हम तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि कैसे तुम्हें इस घर से बाहर निकाला जाए। शिवी के एकदम ऐसा बोलने पर सब शौक से शिवी को देखने लगते हैं। उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि शिवी खुद कायरा को ये सब बता रही है। वहीं कायरा ने शिवी की बात सुनकर कहा, अच्छा मजाक कर लेती हो, करो करो जो करना है करो। ये बोलकर कायरा वहां से चली जाती है। कायरा की बात सुनकर सब लोग और भी ज्यादा शौक थे क्योंकि शिवी के सच बताने पर भी उसने यकीन नहीं किया था। सबको ऐसे शौक में देखकर शिवी ने कहा, क्या हुआ, आप लोग ऐसे शौक क्यों हो। अक्सर ऐसा होता है, अगर हम अपने दुश्मन को अपने प्लान के बारे में बताते हैं तो वो ये उस पर यकीन नहीं करता। वो सोचता है कि हमारा दुश्मन हमें अपने प्लान के बारे में क्यों बताएगा, बस इसीलिए मैंने उसे बता दिया और उसे यकीन नहीं हुआ। आस्था ने शिवी से कहा, बस बस अगर तेरा हो गया हो तो चलें। और फिर आस्था अमन के पास चली जाती है। अमन के पास पहुंचकर वो उस गाड़ी के ऑनर के बारे में पता करने के लिए बोलती है। अमन ने आस्था से कहा, भाभी मैंने पहले ही उसके बारे में पता कर लिया है, वो किसी डॉक्टर की कार थी। आस्था ने अमन से कहा, तो क्या हम उस डॉक्टर के थ्रू कुछ पता कर सकते हैं। अमन ने आस्था से कहा, चांस तो है भाभी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस डॉक्टर से पता कैसे करेंगे। आस्था ने अमन से कहा, आस्था तुम्हें उसका एड्रेस पता है। अमन ने आस्था से कहा, हाँ मैं अभी आपको सेंड करता हूँ। आस्था अमन से उस डॉक्टर का एड्रेस लेकर चली जाती है। आस्था के जाने के बाद अमन ने खुद से कहा, पता नहीं भाभी ये कैसे करेगी, मुझे इस बारे में अर्जुन को बताना चाहिए। वहीं आस्था एड्रेस लेकर सब लोगों के पास पहुंचकर कहती है, एड्रेस तो मिल गया है लेकिन प्लान क्या है। रुद्र ने आस्था से कहा, भाभी लेकिन वो है कौन। आस्था ने रुद्र से कहा, वो एक डॉक्टर है। रुद्र ने आस्था से कहा, पहले हमें ये पता करना होगा कि वो किस चीज का डॉक्टर है। रुद्र की बात सुनकर शिवी ने चिढ़ते हुए कहा, किस चीज से क्या मतलब है, इंसानों का ही डॉक्टर होगा। रुद्र ने शिवी से कहा, अरे मेरी माँ, ये तो मुझे भी पता है कि वो इंसानों का डॉक्टर है, लेकिन कौन सी बीमारी का डॉक्टर है ये तो पता करना होगा ना। जिस बीमारी का डॉक्टर होगा उसी बीमारी का इलाज करवाने जाएंगे ना। तनु ने आस्था से पूछा, आस्था क्या तुम्हें उसका नाम पता है। आस्था ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ क्यों। तनु ने कहा, नाम बता, मैं पता करके बताती हूँ कि किसके डॉक्टर हैं। तो आस्था तनु को डॉक्टर का नाम बता देती है। आस्था के नाम बताने पर तनु डॉक्टर का पता लगा लेती है और कहती है, वो हार्ट स्पेशलिस्ट है डॉक्टर कैलाश तिवारी। तनु की बात सुनकर रुद्र ने कहा, वो तो ठीक है लेकिन ये हार्ट की बीमारी होगी किसे। रुद्र के ऐसा बोलने पर सब लोग रुद्र की तरफ देखने लगते हैं। उनके ऐसे देखने पर रुद्र ने कहा, क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी उसकी समझ में आ जाता है तो रुद्र ने एकदम से मना करते हुए कहा, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मुझे डॉक्टर के नाम से ही डर लगता है और आप लोग मुझे उसके पास जाने के लिए बोल रहे हैं। शिव ने रुद्र को ताना मारते हुए कहा, तुम तो 5 साल के बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हो, इतने बड़े हो गए फिर भी डॉक्टर से डर लगता है।
रुद्र ने छिदते हुए कहा, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। तुमने डॉक्टर का इंजेक्शन नहीं देखा क्या, कितना बड़ा होता है, और मुझे उससे डर लगता है। रुद्र की बात पर शिवी ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, द ग्रेट रुद्र सिंह राठौर को इंजेक्शन से डर लगता है। रुद्र की बात सुनकर सबको हंसी आ रही थी। तो रुद्र ने छिदते हुए कहा, क्या यार आप सब लोग हंस रहे हो, हर किसी को किसी ना किसी चीज से डर लगता है, अब मुझे इंजेक्शन से लगता है। आस्था ने सबको चुप कराते हुए कहा, अब कोई मेरे देवर पर नहीं हंसेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रुद्र ने आस्था के गले लगकर कहा, थैंक यू भाभी, एक आप ही हो जो मेरा साथ देती हो, बाकी सब तो मजाक उड़ाते हैं। आस्था ने रुद्र को देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, तू सबको प्रूव कर दे कि तू किसी से नहीं डरता, तो कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। रुद्र ने आस्था से कहा, ओके मैं कोशिश करूंगा सिर्फ आपके लिए। आस्था ने रुद्र से कहा, तो फिर ठीक है, शिवी और रुद्र डॉक्टर के पास जाएंगे और हम यहीं घर पर रहकर उस परी पर नजर रखेंगे। सब लोग आस्था की बात पर हमें सिर हिला देते हैं। तो आस्था ने कहा, अभी के लिए सब लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, शाम को तुम लोग जाना है। तो सब लोग अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं अमन अर्जुन को बता देता है कि उसने आस्था को उस डॉक्टर का एड्रेस दिया है। तो अर्जुन ने टेंशन लेते हुए कहा, वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ ना हो, और हाँ तुमने देवेश सिंघानिया की हिस्ट्री निकाली। अमन ने अर्जुन से कहा, अभी तक हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला है, 2 दिन में सब पता चल जाएगा। वहीं अनु अपने रूम में थी, तभी उसका फोन रिंग करता है। तो वो फोन देखती है तो वो कोई अननोन नंबर था, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो डरते डरते फोन उठती है। तभी उधर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, हेलो कैसी हैं आप। अनु ने ये आवाज पहले भी कभी सुनी थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। तो तनु ने याद करते हुए कहा, माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन है आप। तो उस शख्स ने कहा, क्या बात है, इतनी जल्दी भूल गई आप मुझे, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि आप मुझे इतनी जल्दी भूल जाएंगी। तभी अनु ने एकदम से खुश होते हुए कहा, धैर्य ये आप है ना। जी हाँ वो धैर्य ही था। धैर्य ने अनु से कहा, काफी जल्दी पहचान लिया आपने मुझे नहीं। अनु ने धैर्य से कहा, आई एम सॉरी, हमारा नंबर आपके पास था लेकिन वो आपका नंबर मेरे पास नहीं था, इसलिए नहीं पहचान पाए। धैर्य ने अनु से कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो नंबर सेव कर लीजिएगा। अनु ने धैर्य से कहा, ऑफ कोर्स कर लूंगी, ये भी कोई बोलने वाली बात है। धैर्य ने अनु से कहा, वैसे ये बताए अभी आप क्या कर रही हैं, अगर आप फ्री हो तो क्या हम मिल सकते हैं। अनु ने मना करते हुए धैर्य से कहा, वो क्या है ना, अभी मेरी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो मैं अभी नहीं मिल सकती। धैर्य ने अनु से कहा, क्यों, क्या हुआ, कोई सीरियस प्रॉब्लम है क्या, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं। अनु ने धैर्य से कहा, आई डोंट नो धैर्य, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी फैमिली प्रॉब्लम नहीं बता सकती, मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती, वरना हो हमारे दुश्मनों को भी पता चल सकता है। धैर्य ने अनु से कहा, एक बार तुम मुझ पर भरोसा करके तो देखो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और शायद मेरी हेल्प से तुम्हारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। अनु ने धैर्य से कहा, धैर्य मेरा दिमाग कह रहा है कि मैं किसी पर भरोसा ना करूं। धैर्य ने अनु से पूछा, और तुम्हारा दिल वो क्या कह रहा है। अनु ने धैर्य से कहा, मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। धैर्य ने अनु से कहा, तो एक बार अपने दिल की सुनकर तो देखो, हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। अनु ने धैर्य से कहा, ओके बोलो कहाँ मिलना है, मैं आती हूँ। तो धैर्य अनु को जगह का नाम बता देता है। तो अनु तैयार होकर वहां के लिए निकल जाती है। वो नीचे हॉल में पहुंचती है तो आस्था उसे वहीं मिल जाती है। तो अनु ने आस्था से कहा, भाभी मैं बाहर जा रही हूँ एक दोस्त से मिलने, अगर यहाँ कोई काम हो तो नहीं जाऊँ। आस्था ने अनु से कहा, नहीं यहाँ कोई काम नहीं है, तू टेंशन फ्री होकर जा, लेकिन टाइम से वापस आ जाना। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके भाभी, और फिर वो वहां से निकल जाती है। अनु धैर्य के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। वो एक रेस्टोरेंट था जहां धैर्य के अलावा और कोई नहीं था। ये बात अनु को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो ये सब इग्नोर करते हुए धैर्य के पास पहुंच जाती है। धैर्य अनु को देखकर मुस्कुरा देता है और उसे बैठने के लिए बोलता है, तो अनु बैठ जाती है। धैर्य ने अनु से पूछा, तो क्या लेंगी आप। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, 1 कप कॉफी। तो धैर्य वेटर को बुलाकर 2 कॉफी का ऑर्डर दे देता है। ऑर्डर लेकर वेटर चला जाता है। वेटर के जाने के बाद धैर्य अनु से पूछता है, तो कैसा चल रहा है, मैंने सुना है तुम्हारे भाई और भाभी डाइवोर्स ले रहे हैं, जहां तक मुझे पता है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो डाइवोर्स क्यों ले रहे हैं। अनु ने धैर्य से कहा, यही तो प्रॉब्लम चल रही है और ये सब उस परी की वजह से हो रहा है। धैर्य ने अनु से कहा, ये परी शिवराज जी की बेटी ही है ना, जो बचपन में एक कार एक्सीडेंट में उनसे दूर हो गई थी। अनु ने धैर्य से कहा, पता नहीं ये वो है या नहीं। धैर्य ने अनु से कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। अनु ने धैर्य से कहा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि वो असली परी है,
उसकी वजह से ही हमारी फैमिली में प्रॉब्लम शुरू हुई है। वैसे क्या तुम किसी देवेश सिंघानिया को जानते हो? देवेश सिंघानिया का नाम सुनकर धैर्य को बहुत गुस्सा आता है और वो अनु से पूछता है, तुम देवेश सिंघानिया को कैसे जानती हो? अनु ने धैर्य से कहा, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? धैर्य ने अनु से कहा, कुछ नहीं, तुम ये बताओ तुम देवेश सिंघानिया को कैसे जानती हो? अनु ने धैर्य से कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन उस परी का उस देवेश सिंघानिया से कुछ ना कुछ लेना देना है, क्योंकि वो उसके घर पर आती जाती है। धैर्य ने अनु से कहा, अगर उस परी का देवेश सिंघानिया से कोई रिश्ता है तो तुम्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं हैं। उनकी वजह से मैंने अपनी फैमिली को खो दिया और उनकी वजह से लोग हमें गलत समझते हैं। अनु ने धैर्य से कहा, ऐसा क्या हुआ था? ऐसा क्या किया था उन लोगों ने? धैर्य ने अनु से कहा, उस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, पहले तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अनु ने धैर्य से कहा, हम देवेश सिंघानिया की फैमिली के बारे में पता करना चाहते हैं। क्या तुम्हें उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता है? उसकी फैमिली में और कौन कौन है? धैर्य ने अनु से कहा, हाँ बहुत अच्छे से जानता हूँ उन लोगों के बारे में, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उनके बारे में सब बताता हूँ और दिखाता हूँ कि उनकी फैमिली में कौन कौन है। धैर्य ने अनु से कहा, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस परिवार के बारे में सब बताता हूँ और तुम्हें उनकी फैमिली में कौन कौन है वो दिखाता हूँ। अनु ने धैर्य से कहा, तुम उन लोगों को कैसे जानते हो? धैर्य ने अनु से कहा, बस जानता हूँ, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं उस फैमिली से कभी जुड़ा था, या अपनी खुदकिस्मती समझ लो कि मैं उस फैमिली को जानता हूँ। अनु ने धैर्य से कहा, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? धैर्य ने अनु से कहा, छोड़ो ना, क्या तुम मेरी बात लेकर बैठ गई हो? हमें फिलहाल तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो चलो मेरे साथ। और फिर अनु धैर्य के साथ उसके महल चली जाती है। धैर्य का महल काफी खूबसूरत था। जैसे ही वो लोग महल के बाहर पहुंचते हैं तो एक औरत उन्हें अंदर आने से रोक देती है, जो अनु को समझ नहीं आता। तो धैर्य उस औरत से पूछता है, हुआ क्या काकीसा, आपने हमें रोक क्यों दिया? तभी एक सर्वेंट आरती की थाल लाकर औरत के हाथ में दे देता है। तो उसने थाल लेते हुए कहा, हमें घर में आए हुए मेहमान का स्वागत करना चाहिए, और ये तो हमारे महल में पहली बार आई है। और फिर वो औरत अनु की आरती उतारने लगती है। उसके बाद अनु और धैर्य अंदर आ जाते हैं। तभी धैर्य एक सर्वेंट को बुलाकर अनु को अपने रूम में ले जाने के लिए बोलता है। धैर्य के बोलने पर वो अनु को लेकर चला जाता है। अनु के जाने के बाद उस औरत ने धैर्य से कहा, आपको क्या लगा हमें कुछ पता नहीं चलेगा? बचपन से पाला है आपको, आपके दिल में क्या है हम अच्छे से जानते हैं। धैर्य ने कहा, किसने बताया आपको? काकीसा ने धैर्य से कहा, किसी ने नहीं, हमें कौन बताएगा? हमें तो आप भी कुछ नहीं बताते, बस हमें तो पता चल जाता है। धैर्य ने कहा, हमें माफ कर दीजिए काकीसा, हमने आपको बताया नहीं, लेकिन हमने सोचा जब अनु हाँ बोल देगी तब हम आपको ये खुशखबरी दें। काकीसा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई नहीं, वो भी हाँ बोल देंगी, आप चिंता मत कीजिए। वैसे कुंवर रानीसा काफी खूबसूरत हैं। धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो है, आखिर पसंद किसकी है? अच्छा काकीसा, अब मैं चलता हूँ, अनु मेरा इंतजार कर रही होगी। और फिर धैर्य वहां से चला जाता है। अनु धैर्य के रूम में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। धैर्य ने अनु को देखकर कहा, क्या हुआ, बोर हो रही थी? अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वैसे आपका रूम काफी खूबसूरत है। धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। धैर्य की बात पर अनु मुस्कुरा देती है। तभी धैर्य ने कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखता हूँ। फिर वो एक पुरानी सी एल्बम लेकर आता है। उसे देखकर अनु पूछती है, ये क्या है? धैर्य ने अनु से कहा, इसमें तुम जो ढूंढ रही हो वो मिल जाएगा, बैठो। फिर उसने एल्बम को खोलकर अनु को एक फोटो दिखाते हुए कहा, ये रही सिंघानियास की फैमिली फोटो। वो फोटो काफी पुरानी थी। अनु उस फोटो को देखने लगती है। उसमें 2 औरतें थी, 2 बच्चे थे और एक आदमी था। तो अनु धैर्य से पूछती है, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? ये कौन कौन है? धैर्य ने अनु से कहा, हाँ जानता हूँ, इसमें जो आदमी है वो है देवेश सिंघानिया, और वो जो औरत है वो इसकी बीवी है, और वो दोनों इसके बच्चे। अनु ने फोटो को देखते हुए कहा, और वो दूसरी औरत कौन है? अनु को उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका फेस किसी ने खराब कर दिया था। धैर्य ने कहा, वो देवेश सिंघानिया की बहन है। अनु ने धैर्य से कहा, क्या तुम इन बच्चों के नाम जानते हो? धैर्य ने कहा, हाँ, लड़के का नाम युवराज सिंघानिया और लड़की का नाम कायरा सिंघानिया। अनु ने धैर्य से कहा, क्या मैं ये फोटो अपने पास रख सकती हूँ? धैर्य ने अनु से कहा, क्यों नहीं? अनु ने धैर्य से पूछा, तुम इस फैमिली को कैसे जानते हो और इनकी फैमिली फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? धैर्य ने अनु से कहा, अनु मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुमसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहता। अगर तुम्हें कहीं और से पता चला तो शायद तुम मुझे गलत समझो, इसलिए बता रहा हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। अनु ने धैर्य से कहा, क्या बात है, बताओगे? धैर्य ने अनु से कहा, सिंघानिया परिवार और हम फैमिली फ्रेंड थे। धैर्य की बात सुनकर अनु को झटका लगता है और अनु ने धैर्य पर गुस्सा होते हुए कहा, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तो धैर्य ने अनु को शांत करते हुए कहा, रिलैक्स अनु, मेरी बात सुनो।
अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ आती नहीं आती ना, और फिर मैं तुम्हें ये सब कभी नहीं बता पाता, और वैसे भी हम पहले फैमिली फ्रेंड थे, अब नहीं है। अब मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इनफैक्ट अब मैं उस परिवार से नफरत करता हूँ, उस परिवार ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अनु ने धैर्य से कहा, मैं कैसे मान लूं तुम सच बोल रहे हो। धैर्य ने अनु से कहा, अनु मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं खुद उस परिवार से नफरत करता हूँ। अनु ने धैर्य से कहा, तो क्या मैं वजह जान सकती हूँ कि तुम उन लोगों से नफरत क्यों करते हो। धैर्य ने अनु से कहा, क्योंकि उनकी वजह से मैंने अपने माँ बाप और बहन को खोया है। अनु ने धैर्य से पूछा, ऐसा क्या हुआ था, मुझे जानना है। धैर्य ने अनु को सब बताते हुए कहा, ठीक है, एक दिन हमारी फैमिली उनके फार्म हाउस पर गई थी। हम लोग काफी खुश थे, लेकिन हमें क्या पता था उस दिन के बाद हमारी सारी खुशियां ही छीन जाएंगी। उस दिन उनकी बहन पापा से उनकी गाड़ी मांगकर बाहर ले गई थी, लेकिन हमें क्या पता था कि वो गाड़ी किसी को मारने के लिए ले गई है। उसने पापा की गाड़ी से किसी की गाड़ी को टक्कर मारी थी और गाड़ी को खाई में गिरा दिया था। कुछ लोगों ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था, लेकिन किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था, लोगों ने बस गाड़ी देखी थी कि किसकी गाड़ी है। और वो जब घर आई तो गाड़ी की हालत खराब थी, तो सबने उससे पूछा तो उसने सबसे झूठ बोल दिया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। उस रात पापा को नींद नहीं आ रही थी, तो वो बाहर हॉल में चले गए। वहां जाकर उन्हें किसी के बात करने की आवाज आ रही थी, कोई कुछ छुपाने की बोल रहा था। तो पापा उनकी बातें सुनने चले गए। जब उन्होंने उनकी बातें सुनी तब उन्हें पता चला कि उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसने जानबूझकर किसी को जान से मारा था। जैसे ही पापा को ये बात पता चली तो वो हमें लेकर पुलिस को सच बताने के लिए निकल गए, लेकिन उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी। रोड पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तभी सामने से आती एक ट्रक ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी। उस एक्सीडेंट में मैंने अपने परिवार को खो दिया और इस सब की जिम्मेदार वो सिंघानिया फैमिली है। अनु ने धैर्य से कहा, तो फिर आपने पुलिस को नहीं बताया उस बारे में। धैर्य ने अनु से कहा, अनु उस वक्त में बच्चा था और न ही मेरे पास कोई सबूत था और न ही मैंने उसे एक्सीडेंट करते हुए देखा था, तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, और जिसको उसने मारा था उसका परिवार भी हमें ही गलत समझता है। उन्हें लगता है कि मेरे पापा ने उन्हें मारा था, जिस वजह से वो लोग मुझसे भी नफरत करते हैं। अनु ने धैर्य से कहा, लेकिन तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए थी उन्हें सच बताने की। धैर्य ने अनु से कहा, वो लोग मेरा चेहरा देखना तो दूर मेरा नाम लेना भी पसंद नहीं करते, वो कैसे मेरी बात पर यकीन करेंगे। अनु धैर्य से बात कर रही थी, तभी उसका फोन रिंग करता है तो अनु फोन देखती है तो आस्था का कॉल था, तो अनु उठा लेती है। अनु के कॉल उठाते ही आस्था अनु से पूछती है, अनु तू कहाँ है और घर कब तक आ रही है। अनु ने आस्था से कहा, भाभी मैं अपने एक फ्रेंड के साथ हूँ, 1 घंटे में घर आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। आस्था ने अनु से कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना, और फिर वो कॉल काट देती है। आस्था के कॉल काटने के बाद अनु ने धैर्य से कहा, धैर्य मुझे घर जाना होगा, भाभी मेरा इंतजार कर रही हैं। धैर्य ने अनु से कहा, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, और फिर धैर्य अनु को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं रुद्र डॉक्टर के कैबिन में बैठा था, उसने सिर पर एक पगड़ी लगाई हुई थी और बड़ी बड़ी नकली दाढ़ी मूंछ लगाई हुई थी और धोती कुर्ता पहना हुआ था। अगर कोई रुद्र को ऐसे देख लेता तो पहचान ही नहीं सकता था कि वो रुद्र है। वहीं शिवी ने घाघरा चोली पहना हुआ था और एक लंबा सा घूंघट ले रखा था, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रुद्र डॉक्टर के सामने बैठा था तो डॉक्टर रुद्र से पूछता है, तो बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। रुद्र ने भारी आवाज में कहा, डॉक्टर साहब वो मेरा जो दिल है उस जगह दर्द होता है और भारी भारी सा लगता है। डॉक्टर ने कहा, आपने पहले कभी किसी डॉक्टर को दिखाया है। रुद्र ने डॉक्टर से कहा, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने आपके बारे में बताया तो सोचा कि आपको जाकर दिखा लूं, इसलिए यहाँ चला आया। आपके बारे में बहुत सुना है आप बड़े बड़े लोगों का इलाज करते हो। डॉक्टर ने कहा, हाँ सही सुना है आपने। रुद्र ने डॉक्टर से पूछा, तो आपने किन किन लोगों का इलाज किया है। डॉक्टर ने कहा, काफी लोगों का किया है, फिलहाल में ही मैं सिंघानिया साहब का इलाज कर रहा हूँ, वैसे मैं उनका फैमिली डॉक्टर भी हूँ। रुद्र नाटक करते हुए पूछता है, क्या है। डॉक्टर ने कहा, उनके परिवार का डॉक्टर, उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे ही बुलाते हैं इलाज के लिए। रुद्र ने हंसते हुए कहा, अच्छा इसका मतलब आप बहुत बड़े डॉक्टर हो। वैसे एक सिंघानिया साहब को मैं भी जानता हूँ, उनके यहाँ मैंने काम किया है, तो क्या आप उनके ही डॉक्टर हैं। डॉक्टर ने रुद्र से कहा, अब ये मुझे क्या पता आपने किस सिंघानिया के यहाँ काम किया है। रुद्र ने कहा, नाम तो नहीं पता लेकिन हाँ उनके 2 बेटे थे। डॉक्टर ने रुद्र से कहा, तो वो नहीं है, मैं जिनका डॉक्टर हूँ उनके 2 बेटे नहीं है, उनका एक बेटा और एक बेटी है। कायरा बेटा विदेश में रहता है और बेटी यहीं उनके पास रहती है।
रुद्र ने डॉक्टर से कहा, अच्छा वैसे एक बात कहूँ आपसे, किसी से कहिएगा मत, आपको अपना समझकर बोल रहा हूँ। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके बच्चे बिगड़े हुए होते हैं। माँ बाप जिए मारे कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो बेटा माँ बाप को छोड़कर विदेश में रह रहा है और पता नहीं बेटी कैसी है। डॉक्टर ने रुद्र से कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट बेटी से तो मैं कल ही मिला हूँ, कहीं बाहर थी, जैसे ही उसे पता चला कि उसके पापा की तबीयत खराब है तो दौड़ते हुए आई थी। वो बहुत प्यार करती है अपने पापा से। रुद्र ने डॉक्टर से काफी बातें कर ली थी, अब उसे किसी भी तरह डॉक्टर को कैबिन से बाहर ले जाना था ताकि शिवी कुछ जानकारी हासिल कर सके, लेकिन रुद्र को डॉक्टर को बाहर ले जाना इम्पॉसिबल लग रहा था। तभी अचानक से डॉक्टर के कैबिन के बाहर एक औरत के चिल्लाने की आवाज आने लगती, तो वो डॉक्टर वहां से बाहर चला जाता है और उसके पीछे रुद्र भी। तभी शिवी डॉक्टर के लैपटॉप में एक पेन ड्राइव लगाकर डाटा कॉपी करने लगती है। खुशकिस्मती से पासवर्ड खुला था, शिवी जल्दी से डाटा कॉपी करके बाहर आ जाती है। तो वो औरत एक आदमी को देखकर चिल्लाते हुए कह रही थी, इस बार माफ कर रही हूँ तने, अगली बार हमारे साथ ऐसा कुछ किया ना तो छोड़ूंगी ना तने। ये बोलकर वो औरत बाहर चली जाती है। वहीं जिस आदमी पर वो चिल्ला रही थी उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो उस पर क्यों चिल्ला रही है। तभी रुद्र ने डॉक्टर से कहा, अच्छा डॉक्टर साहब मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, कल आकर आपसे मिलूंगा। और वो बिना डॉक्टर की बात सुने वहां से भाग जाता है। शिवी गाड़ी में रुद्र का इंतजार कर रही थी। तभी वही औरत गाड़ी के कांच पर नॉक करती है जिसने बाहर तमाशा किया था। उसे देखकर शिवी को कुछ समझ नहीं आता कि वो वहां क्या कर रही है। तभी वो अपना चेहरा शिवी को दिखाती है, जिसे देखकर शिवी जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोल देती है। तो वो अंदर आकर बैठ जाती है। तो शिवी ने उससे कहा, तनु दी आप यहाँ क्या कर रही हैं? तनु ने शिवी से कहा, मुझे पता था कि तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी इसलिए आई थी। शिवी ने तनु से कहा, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई, वरना मुझे तो लग रहा था कि उस बेवकूफ की वजह से हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा, अब पता नहीं कहाँ रह गया। तभी रुद्र भी आकर गाड़ी में बैठ जाता है और खुश होते हुए पूछता है, तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग? शिवी ने मुंह बनाते हुए कहा, बहुत बकवास थी, थैंक गॉड वो डॉक्टर भी तुम्हारी तरह बेवकूफ ही था, नहीं तो पूरा प्लान ही फ्लॉप हो जाता। रुद्र ने चिढ़ते हुए शिवी से कहा, तुमने मुझे बेवकूफ कहा? एक्स। शिवी ने रुद्र को देखकर कहा, बेवकूफ को बेवकूफ नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी बताना जरा। तभी तनु ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, तुम दोनों झगड़ा बाद में कर लेना, फिलहाल चलो यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तनु के कहने पर रुद्र वहां से गाड़ी ले जाता है और एक सुनसान जगह पर जाकर रोक देता है। और फिर रुद्र ने शिवी से कहा, अब बोलो क्या बोल रही थी तुम मुझे, मैं बेवकूफ हूँ? रुद्र के ऐसे सुनसान जगह गाड़ी रोककर बहस करता देख दोनों शॉक रह जाते हैं। तो शिवी ने चिढ़ते हुए कहा, सही कहा था मैंने, तुम बेवकूफी हो, क्योंकि कोई समझदार इंसान ऐसे सुनसान जगह गाड़ी रोककर बहस नहीं करेगा। रुद्र ने शिवी से कहा, मैंने गाड़ी इसलिए रोकी क्योंकि मुझे जानना है तुमने मुझे बेवकूफ कैसे कहा, ऐसा मैंने क्या किया था वहाँ? शिवी ने रुद्र को देखकर कहा, तुमने क्या नहीं किया, तुम उस डॉक्टर से ऐसे बात कर रहे थे जैसे तुम उसे सालों से जानते हो, और वो बेवकूफ डॉक्टर भी ऐसे बात कर रहा था जैसे तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो। वरना ये बताओ कौन सा समझदार डॉक्टर अपने पेशेंट की जानकारी ऐसे ही किसी को दे देगा? और तुमने जो एक्टिंग की ना वो बिल्कुल बकवास थी। तुम्हें डॉक्टर को बाहर ले जाना था, वो तो तुमसे हुआ नहीं। अगर भी टाइम पर नहीं आती ना तो हम खाली हाथ वापस आते, क्योंकि तुम तो बस उस डॉक्टर से बातें करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं ना। शिवी की बात पर रुद्र ने कहा, मैं कोशिश कर रहा था और मैं कैसे भी करके उसे बाहर ले जाता, लेकिन तब तक तनु आ गई, वरना मैं उसे बाहर ले जाता, समझी? तनु ने झल्लाते हुए कहा, तुम लोग बहस करना बंद करोगे? और रुद्र तुम चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करो और चलो यहाँ से, हमें कपड़े भी चेंज करने हैं, अगर किसी ने हमें इन कपड़ों में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तनु की बात सुनकर रुद्र गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वहां से चल देता है और जाकर एक घर के सामने गाड़ी रोकता है। उस घर को देखकर तनु पूछती है, रुद्र ये किसका घर है और तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? रुद्र ने तनु से कहा, डोंट वरी तनु, ये जगह बिल्कुल सेफ है, तुम लोग अंदर जाकर कपड़े चेंज कर लो, फिर हम महल के लिए निकलते हैं। तनु ने रुद्र से कहा, लेकिन ये घर है किसका? रुद्र ने तनु से कहा, ये अमन भाई का घर है, उनका बचपन यहीं बीता है। तनु ने रुद्र से कहा, अमन ने कभी बताया नहीं कि उसका यहाँ घर भी है, और न ही मैंने उसे कभी यहाँ आते हुए देखा है। रुद्र ने तनु से कहा, उनकी इस घर से कुछ बुरी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो यहाँ कभी आना नहीं चाहते। तनु ने रुद्र से पूछा, ऐसा क्या हुआ था यहाँ जो वो यहाँ आना नहीं चाहता? रुद्र ने तनु से कहा, सॉरी मैं आपको उनके पास्ट के बारे में कुछ नहीं बता सकता, अगर उन्हें पता चला तो बहुत नाराज होंगे मुझ पर, और वो नहीं चाहते कि कोई उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे, इसलिए आप उनकी पर्सनल लाइफ से दूर ही रहिए, ये आपके लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी। और हाँ, कभी भी उनसे इस बारे में बात मत कीजिए, अब जाइए, जाकर कपड़े बदल लीजिए। तनु ने रुद्र से पूछा, तो तुम्हारे पास उसके घर की चाबी कहाँ से आई? रुद्र ने तनु से कहा, ओहो आप कितने सवाल पूछती हैं, मेरे पास चाबी पहले से ही थी। अमन भाई यहाँ रहते नहीं है, लेकिन अर्जुन भाई इस घर का रेनोवेशन टाइम पर करवाते हैं।
और इस बार रेनोवेशन मैंने करवाया था, इसलिए चाबी मेरे पास है। अब प्लीज आप और कोई सवाल मत पूछिए और जाइए, जाकर कपड़े चेंज कर लीजिए, हमें महल भी जाना है। रुद्र की बात सुनकर तनु वहां से कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद सब लोग महल के लिए वापस निकल जाते हैं। वहीं धैर्य भी अनु को महल के बाहर ड्रॉप करके चला जाता है। तभी रुद्र की गाड़ी भी आ जाती है और वो लोग एक साथ अंदर जाते हैं तो आस्था हॉल में बैठकर उन लोगों का इंतजार कर रही थी। उन लोगों को देखकर आस्था ने कहा, आ गए तुम लोग, कब से इंतजार कर रही थी, तुम लोगों का कुछ पता चला? रुद्र ने आस्था से कहा, भाभी हम अंदर चलकर बात करते हैं। और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। रूम में पहुंचते ही आस्था रुद्र से पूछती है, क्या हुआ, तुम लोगों को कुछ पता चला? रुद्र ने आस्था से कहा, हाँ भाभी बहुत कुछ पता चला, हमने उस डॉक्टर के लैपटॉप से उसका डेटा कॉपी किया था तो उसमें उसके पेशेंट की डिटेल थी, जिसमें सिंघानिया फैमिली के हर मेंबर की डिटेल थी। उसमें हमें कियारा सिंघानिया की डिटेल मिली और वो और कोई नहीं बल्कि परी है। वो सिंघानिया की बेटी है और यहाँ परी बनकर आई है। अनु ने आस्था से कहा, भाभी मुझे भी कुछ पता चला है, मुझे सिंघानिया का बैकग्राउंड पता चला है। ये देखो, अनु ने सबको फोटो दिखाते हुए कहा, ये उनका बेटा है जिसका नाम युवराज सिंघानिया है, और ये उनकी वाइफ जो अब इस दुनिया में नहीं है, और ये उनकी बहन है जिनका पता नहीं अभी कहाँ है। आस्था ने अनु से कहा, अनु तुम्हें ये पिक्चर कहाँ से मिली? अनु ने आस्था से कहा, भाभी वो मेरा एक दोस्त है, वो सिंघानिया फैमिली को अच्छे से जानता है और उनसे नफरत भी करता है, उसी ने दी ये पिक्चर मुझे। रुद्र ने अनु पर गुस्सा करते हुए कहा, अनु तुझे ऐसे ही किसी से हमारे प्लान के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, अगर उस परी को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अनु ने कहा, डोंट वरी भाई, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, आप टेंशन मत लीजिए। रुद्र ने गुस्सा करते हुए कहा, अनु तू समझ नहीं रही है, हम ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। रुद्र के ऐसे गुस्सा करने पर अनु डर जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो आस्था ने रुद्र को शांत करते हुए कहा, बस रुद्र शांत हो जाओ, अब जो हो गया सो हो गया, ऐसे अनु गुस्सा करने से क्या होगा, बच्ची है वो, हमारी किस्मत में जो लिखा है वही होगा, और अगर अनु को उस पर भरोसा है तो हम भी उस पर भरोसा कर सकते हैं। हो सकता है वो हमारी हेल्प कर दे, हम एक बार उससे मिलकर बात कर सकते हैं। जैसा कि अनु ने बताया वो सिंघानिया फैमिली को अच्छे से जानता है तो वो हमारी काफी हेल्प कर सकता है। अनु ने आस्था से कहा, हाँ भाभी वो हमारी हेल्प कर सकता है। आस्था ने अनु से कहा, अनु क्या उसने और कुछ बताया? अच्छा ये बताओ वो सिंघानिया से नफरत क्यों करता है? अनु ने आस्था से कहा, क्योंकि भाभी उसने अपनी फैमिली को सिंघानिया की वजह से खोया था, इसलिए वो उनसे नफरत करता है। आस्था ने अनु से कहा, और कुछ बताया उसने? उनके बेटे के बारे में कुछ बताया? अनु ने आस्था से कहा, हाँ उसका नाम युवराज सिंघानिया है और वो यहाँ नहीं रहता। जैसे ही आस्था ने युवराज का नाम सुना वो एकदम फ्रीज हो गई, उसके सामने उसका पास्ट घूमने लगा, उसे वही सब याद आने लगा जो युवराज ने उसके साथ किया था। आस्था को ऐसे देखकर शिवी आस्था से पूछती है, दी आप ठीक तो हैं, क्या हुआ? तो आस्था ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। सब लोग आस्था के रूम से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद आस्था भी लेट जाती है, वो भी थक गई थी और कुछ देर में उसे नींद आ जाती है तो वो सो जाती है। वहीं अर्जुन अपने रूम में बैठकर रात होने का इंतजार कर रहा था। उसे आस्था से जो मिलना था। जब शिवी खाना लेकर आस्था के रूम में आती है तब वो सो रही थी, तो वो उसे जगाती नहीं है, वो वहां से चली जाती है और खुद से कहती है, जब भी उठ जाएंगी तब मैं उन्हें खाना खिला जाऊंगी। वहीं अर्जुन ने अमन से कहा, यार कुछ कर, मुझे आस्था से मिलने जाना है। पूरा दिन उससे बात नहीं कर पाता और रात में भी ये परी मुझ पर नजर रखती है। अमन ने अर्जुन से कहा, तू टेंशन ना ले, आज रात ये नजर नहीं रख पाएंगी। अर्जुन ने कहा, वो कैसे, ऐसा तू क्या करने वाला है? अमन ने अर्जुन से कहा, वो तू मुझ पर छोड़ दे, तुझे उस परी की टेंशन मत ले क्योंकि वो मेरी टेंशन है। अर्जुन ने अमन से कहा, वो तेरी टेंशन कैसे है? अमन ने अर्जुन से कहा, क्योंकि मुझे पता है चाहे जो हो जाए तू भाभी से मिलने तो जाएगा और मुझे उस परी को हैंडल करने के लिए छोड़ जाएगा जो मेरा दिमाग खराब करेगी, तो आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मैं चैन से सो सकूं और तू आराम से भाभी से मिल सके। अर्जुन ने अमन से कहा, तुझे जो सही लगे तू कर। और फिर अमन वहां से रुद्र के पास चला जाता है। रुद्र के रूम में पहुंचकर देखता है रुद्र अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसके हाथ में एक फोटो थी जिसे वो बड़े प्यार से देख रहा था और उससे बातें कर रहा था। तो अमन रुद्र के पास जाकर उसकी बगल में खड़ा हो जाता है और देखता है कि रुद्र शिवी के फोटो से बात कर रहा है। वहीं रुद्र को कोई होश नहीं था कि अमन कब से उसकी बगल में खड़ा है, वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी अमन रुद्र को बुलाता है, रुद्र, लेकिन रुद्र कोई जवाब नहीं देता। तभी अमन ने थोड़ा जोर से चिल्लाते हुए कहा, ओ मजनू की औलाद, अपने सपनों से बाहर निकलकर हकीकत में आ जा। अमन की आवाज सुनकर रुद्र थोड़ा सकपका जाता है और एकदम से बैठ जाता है। अमन को वहां देखकर रुद्र ने कहा, भाई आप कब आए?
अमन ने रुद्र से कहा, जब तू शिवी के फोटो से बात कर रहा था तब, वैसे एक बात बता, शिवी से सामने से बात करने में तेरी फटती है जो तू उसके फोटो से बात कर रहा है। रुद्र ने अमन से कहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो तो मैं बस ऐसे ही। ये बताइए आप यहाँ क्यों आए हो, कुछ काम था क्या? अमन ने रुद्र से कहा, हाँ तेरी हेल्प चाहिए थी, अगर तू कर सकता है तो। रुद्र ने अमन से कहा, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता, मैं हर काम कर सकता हूँ। अमन ने रुद्र को टैबलेट देते हुए कहा, ठीक है ये ले, ये नींद की दवाई है जो तुझे कैसे भी करके उस परी को खिलानी है। रुद्र ने अमन से कहा, उसे क्यों खिलानी है और आपको ये इतना आसान लगता है कि वो इतनी आसानी से खा लेगी? अमन ने रुद्र से कहा, पता है मुझे इतना आसान नहीं है, लेकिन तुझे ये कैसे भी करके करना होगा ताकि अर्जुन भाभी से मिल सके और मैं चैन से सो सकूं। रुद्र ने अमन से कहा, ओके मैं ट्राई करता हूँ। और फिर वो अमन से दवाई लेकर बाहर आ जाता है। वो बाहर आकर देखता है एक सर्वेंट कायरा की रूम की तरफ जा रहा था। तभी रुद्र उसे रोकते हुए पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो सर्वेंट ने कहा, मैं परी मैडम को पानी देने जा रहा हूँ। रुद्र ने सर्वेंट से कहा, इसे यहीं रखो और जाओ जाकर मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी लेकर आओ। तो सर्वेंट ने कहा, सर पहले मैं ये पानी मैडम को दे आता हूँ, फिर आपके लिए पानी ला दूंगा। रुद्र ने कहा, नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे गले में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सर्वेंट रुद्र के लिए पानी लेने चला जाता है और वो पानी वहीं रख जाता है। तो रुद्र उस पानी में दवाई मिला देता है और फिर रुद्र ने जाकर सर्वेंट से कहा, तुम जाओ अपनी मैडम को पानी दे आओ, वरना वो तुम पर गुस्सा करेगी, मैं खुद पानी ले लूंगा। तो वो सर्वेंट वहां से चला जाता है और रुद्र भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, ये देखने के लिए कि कायरा वो पानी पीती है या नहीं। सर्वेंट जाकर कायरा को पानी दे देता है और वो उसे पी जाती है क्योंकि उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। ये देखकर रुद्र वहां से खुशी से उछलते हुए वहां से चला जाता है और रुद्र ने अमन के गले लगते हुए कहा, मैंने कर दिया भाई, अब आप टेंशन फ्री होकर सो जाइए। वहीं शिवी आस्था के रूम में फिर से आस्था को देखने आई थी, लेकिन वो अभी भी सो रही थी। तभी अर्जुन बालकोनी की खिड़की से आस्था के रूम में आ जाता है। शिवी ने अर्जुन को वहां देखकर कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने शिवी से कहा, मेरी बीवी यहाँ है तो मैं भी यहीं आऊंगा ना, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिवी ने अर्जुन से कहा, वो मेहदी को देखने आई थी कि वो उठी हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया। अर्जुन ने शिवी से कहा, तुम जाओ मैं उसे खाना खिला दूंगा। अर्जुन की बात मानकर शिवी वहां से जाने लगती है और फिर रुककर कहती है, आखिरी बार आप पर भरोसा कर रही हूँ, इस बार मेरा भरोसा मत तोड़िएगा, फिर कभी नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन ने शिवी से कहा, पता है मुझे, मैंने तुम्हें काफी डिसअपॉइंट किया है, लेकिन अब और नहीं करूंगा, तुम टेंशन मत लो, जानता हूँ तुम आस्था से बहुत प्यार करती हो और ट्रस्ट मी मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, कभी उसे चोट नहीं पहुँचाऊंगा, बस एक बार ये सब ठीक हो जाए। शिवी ने अर्जुन से कहा, उम्मीद तो यही करती हूँ कि आप दी को कभी चोट ना पहुँचाओ और हाँ उन्हें खाना खिला देना। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी। और फिर शिवी वहां से चली जाती है। शिवी के जाने के कुछ देर बाद आस्था की नींद खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर सामने सोफे पर बैठे अर्जुन पर जाती है, जो आराम से बैठकर उसे ही देख रहा था। तो आस्था अर्जुन से पूछती है, आप यहाँ कब आए? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम सो रही थी, अब जब उठ गई हो तो चलो खाना खा लो, इस हालत में ज्यादा देर भूखा रहना अच्छा नहीं है। आस्था ने अर्जुन से कहा, हाँ खा लेती हूँ, वैसे आपको किसने बताया कि मैंने खाना नहीं खाया? अर्जुन ने आस्था से कहा, अभी शिवी यहीं से गई है और वो मुझे से बोलकर गई है कि मैं तुम्हें खाना खिला दूं, अब मैं अपनी साली का हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? इतनी मुश्किल से तो उसकी नाराजगी दूर हुई है, अब मैं उसे दोबारा नाराज नहीं करना चाहता। आस्था ने अर्जुन से कहा, ओह अच्छा, तो ये सब शिवी की वजह से हो रहा है, बीवी की कोई फिक्र नहीं है? अर्जुन ने आस्था से कहा, ऐसा नहीं है, बीवी तो मेरी जान है और अपनी जान की किसे फिक्र नहीं होती, अब चलो उठो खाना खाओ। अर्जुन के बोलने पर आस्था खाना खाने बैठ जाती है तो अर्जुन उसे खाना खिलाने लगता है। खाना खाने के बाद वो दोनों वही एक दूसरे को बाहों में भरकर बैठ जाते हैं। तभी आस्था अर्जुन से पूछती है, क्या हुआ, आज आपको जाना नहीं है? अगर उस कायरा को जरा सा भी शक हुआ ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अर्जुन ने आस्था से कहा, और ये कायरा कौन है? अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने कहा, ओ सॉरी, वो मैंने आपको बताया नहीं, हमें काफी कुछ पता चला है, वो परी ही कायरा है, मिस्टर सिंघानिया की बेटी, वो यहाँ परी बनकर आई है और उसका एक भाई भी है जिसका नाम। आस्था के बोलने से पहले अर्जुन ही बोल देता है, युवराज सिंघानिया। अर्जुन के मुंह से ये नाम सुनकर आस्था हैरान थी, फिर वो अर्जुन से पूछती है, आपको पता था युवराज के बारे में? अर्जुन ने आस्था से कहा, हाँ कल ही पता चला था,
लेकिन परी कायरा के बारे में नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। आस्था ने अर्जुन से कहा, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अर्जुन ने आस्था से कहा, आस्था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इस हालत में स्ट्रेस लो, क्योंकि स्ट्रेस लेना तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आस्था ने अर्जुन से कहा, पता है जब मुझे उस युवराज के बारे में पता चला तब मैं एक पल के लिए डर गई थी, लेकिन आपके प्यार की वजह से वो डर चला गया। मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ हो। अर्जुन ने आस्था के माथे को चूमते हुए कहा, हाँ तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे साथ है। आस्था ने अर्जुन से कहा, मुझे पता है कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। वैसे आपको पता है मिस्टर सिंघानिया की एक बहन भी थी। अर्जुन ने आस्था से कहा, नहीं मुझे नहीं पता। वैसे ये बात तुम्हें किसने बताई? आस्था ने अर्जुन से कहा, मुझे अनु ने बताया था। इनफैक्ट मेरे पास उनकी फैमिली फोटो भी है जो काफी पुरानी है। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। आस्था वो फोटो लाकर अर्जुन को दिखाती है जिसमें मिस्टर सिंघानिया की बहन का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस औरत को देखकर अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस औरत को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। उस फोटो को देखते हुए अर्जुन आस्था से पूछता है, तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिला? आस्था ने अर्जुन से कहा, मुझे ये फोटो अनु ने दी। उसका कोई दोस्त है जिसने उसे ये फोटो दिया है। वो भी सिंघानिया फैमिली से नफरत करता है। हो सकता है वो हमारी कोई हेल्प कर दे। क्या मैं उससे एक बार मिल सकती हूँ? अर्जुन ने आस्था से कहा, आस्था पर हम ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं पता हमारे यहाँ और भी दुश्मन हैं और मैं नहीं चाहता कि वो हमारी इस सिचुएशन का फायदा उठाएं, इसलिए हमें जो भी करना होगा सोच समझकर करना होगा। आस्था ने अर्जुन से कहा, हाँ मैं समझती हूँ, हमें जो करना है सोच समझकर करना है, लेकिन जरा सोचिए अगर वो कोई गलत इंसान होता तो वो हमें इतना सब कुछ क्यों बताता? मैं एक बार उससे मिल लेती हूँ, शायद वो और कुछ भी जानता हो। अर्जुन ने आस्था से कहा, ठीक है तुम उससे मिल लेना, अब सो जाओ। आस्था ने अर्जुन से कहा, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, मैं अभी तो सोकर उठी हूँ और आप फिर से सोने के लिए बोल रहे हैं। और वैसे आप बताएं, आपको जाना नहीं है? अगर उस कायरा को आप पर जरा सा भी शक हुआ ना तो लेने के देने पर जाएंगे। अर्जुन ने आस्था से कहा, डोंट वरी, उसका मैं पूरा इंतजाम करके आया हूँ। अगर मैं सुबह तक भी नहीं गया ना तो भी उसे कुछ पता नहीं चलेगा। आस्था ने अर्जुन से कहा, ओ तो साहब आज पूरी तैयारी करके आए हैं। अर्जुन ने आस्था से कहा, और नहीं तो क्या, अर्जुन सिंह राठौर जो भी करता है पूरी तैयारी के साथ करता है। और फिर वो आस्था के करीब जाने लगता है, लेकिन आस्था ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो फिलहाल 9 मंथ्स के लिए नो रोमांस। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है मुझे, लेकिन प्रेगनेंसी में किस तो कर सकता हूँ, उससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट हमारा बेबी भी चाहता है कि पापा मम्मा को किस करें। आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, अच्छा और ये बात बेबी ने आपको खुद बताई? अर्जुन ने आस्था से कहा, हाँ तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, 1 मिनट अभी बताता हूँ। और फिर अर्जुन ने आस्था के पेट पर अपना कान लगाकर कहा, बेबी क्या आप नहीं चाहते कि पापा मम्मा को किस करें? और फिर अर्जुन ने आस्था से कहा, देखा बेबी भी चाहता है कि पापा मम्मा को किस करें। अर्जुन आस्था के पेट से कान लगाकर बोलता है, बेबी क्या आप नहीं चाहते कि पापा मम्मा को किस करें? और फिर आस्था से बोलता है, देखा बेबी भी बोल रहा है, अब तो किस करने दो प्लीज, ऐसे तो मत तड़पाओ अपने पति को। आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं कोई किस विस नहीं करने दूंगी, आपकी किस बहुत खतरनाक होती है, जो मुझे भी कंट्रोल से बाहर कर देती है, और अगर हम दोनों ने अपना कंट्रोल की खो दिया तो नहीं नहीं बेबी को प्रॉब्लम हो जाएगी। अर्जुन ने आस्था से कहा, आस्था मुझे पता है, ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक किसी तो मांग रहा हूँ और कुछ तो नहीं मांग रहा, और तुम वो भी देने से मना कर रही हो। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। अर्जुन का चेहरा देखने लायक था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे को उसकी फेवरेट चीज देने से मना कर दिया हो और वो मुंह फूला कर बैठ गया हो। आस्था को अर्जुन का चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन उससे होती नहीं है और वो अर्जुन को देखकर हंसने लगती है। आस्था को ऐसे हंसते हुए देखकर अर्जुन ने आस्था से कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? तो आस्था ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे आपका चेहरा देखकर हंसी आ रही है। आपके फेस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पता नहीं आपकी कौन सी कीमती चीज छीन ली हो। आपको पता है आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह लग रहे हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही रूठता है जैसे आप रूठे हो। अर्जुन ने आस्था से कहा, हाँ तो अब मैं रूठ भी नहीं सकता। आस्था ने अर्जुन से कहा, बिल्कुल रूठ सकते हैं, मैंने कब मना किया, लेकिन रूठने के लिए भी तो वजह होनी चाहिए, यूं बेवजह रूठने का क्या मतलब है? अर्जुन ने आस्था से कहा, तो तुम्हें लगता है मैं बेवजह रूठा हूँ? ठीक है कोई नहीं, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। अर्जुन वहां से जाने लगता है तो आस्था उसका हाथ पकड़ लेती है। तो अर्जुन आस्था से पूछता है, अब क्या हुआ?
आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे ही चले जाएंगे, आज आपने अपनी गुड नाइट किस नहीं मांगी। अर्जुन ने आस्था से कहा, क्या फायदा मांगने का, मैं बोलूंगा और तुम मना कर दोगी तो मुझे बुरा लगेगा, इससे तो अच्छा रहने ही दो। आस्था अर्जुन का हाथ पकड़कर वहीं बेड पर बैठा देती है और खुद उसके करीब आते हुए कहती है, और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे मेरी गुड नाइट किस चाहिए तो। ये बोलकर आस्था अर्जुन के होठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। वहीं आस्था के किस करने से अर्जुन खुश हो जाता है और वो भी उसे किस करने लगता है। अर्जुन आस्था को काफी सॉफ्टली किस कर रहा था और दोनों की किस काफी लंबी हो गई थी। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आस्था ने अर्जुन से अलग होकर कहा, अब आप इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इससे ज्यादा और कुछ चाहता भी नहीं हूँ, बस तुम मेरे साथ हो, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और अब तो हमारी जिंदगी में एक और नन्ही परी आने वाली है, तो हमारी जिंदगी में और भी खुशियां आ जाएंगी, तो हम भी एक हैप्पी फैमिली हो जाएंगे। आस्था ने अर्जुन से कहा, आपको कैसे पता नन्ही परी ही आएगी, छोटा राजकुमार भी तो हो सकता है। अर्जुन ने कहा, हो सकता है, लेकिन मुझे एक परी ही चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। आस्था ने अर्जुन से कहा, सच बताऊं तो मुझे दोनों चाहिए। आस्था की बात पर अर्जुन ने हंसते हुए कहा, आस्था तुम्हें दोनों एक साथ चाहिए, उसके लिए तो हमें एक और बार ट्राई करना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो तो चलो हम एक और बार ट्राई करते हैं। आस्था ने अर्जुन से कहा, ओ होल्ड ऑन, क्या कर रहे हैं आप। हाँ मैं मानती हूँ, मैंने कहा कि मुझे दोनों चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुरू हो जाओ। इस बार राजकुमारी ठीक है, अगली बार राजकुमार ठीक है। अर्जुन ने आस्था को छेड़ते हुए कहा, ओके, तो अगली बार की प्लानिंग कब शुरू करनी है। आस्था ने अर्जुन से कहा, आप कितने बेशर्म हो, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अर्जुन ने आस्था से कहा, किस बात की शर्म, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, किसी पड़ोसी की बीवी से नहीं। और ये बताओ मैं तुमसे क्यों शर्माऊं, तुम मेरी वाइफ हो और अपनी वाइफ से कौन शर्माता है। आस्था ने अर्जुन से कहा, अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लो, इतना भी ज्यादा बेशर्म होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। अर्जुन ने आस्था से कहा, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा शर्मिला बन जाऊंगा। आस्था ने अर्जुन से कहा, अच्छा अब मुझे नींद आ रही है तो मुझे सोना है, आप भी सो जाए, सुबह हमें अपने प्लान पर भी काम करना है। अर्जुन ने आस्था से कहा, ठीक है तुम सो जाओ। आस्था ने अर्जुन से पूछा, आप नहीं सोएंगे। अर्जुन ने कहा, तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, जब नींद आएगी तब मैं सो जाऊंगा। अर्जुन वहीं आस्था के पास बैठ जाता है और आस्था अर्जुन का हाथ पकड़कर आराम से सो जाती है बिना किसी टेंशन के। जब अर्जुन उसके पास होता है तब उसे किसी भी चीज की टेंशन नहीं होती। रात के लगभग 3 बजे अर्जुन आस्था के रूम से चला जाता है। अगली सुबह आस्था तैयार होकर नीचे हॉल में पहुंच जाती है तो देखती है अभी सिर्फ दादी ही वहां थी, तो वो जाकर दादी के पास बैठ जाती है। दादी आस्था को देखकर दादी पूछती हैं, बाकी सब लोग कहाँ हैं। आस्था ने दादी से कहा, पता नहीं दादी सब कहाँ हैं, मुझे लगता है अभी भी सो रहे हैं। तभी पीछे से तनु ने कहा, हम सो नहीं रहे हैं, हम यहीं हैं। तनु की आवाज सुनकर आस्था उसकी तरफ देखती है तो वहां तनु के साथ साथ बाकी सब भी खड़े थे। सबको देखकर दादी ने कहा, लो आ गई फौज, वैसे ये बताओ आजकल आप लोगों के बीच चल क्या रहा है। जब देखो तब ऐसे झुंड बनाकर बैठे रहते हो, कुछ तो खुराफाती चल रहा है जो मुझे नहीं पता। रुद्र ने दादी से कहा, अरे दादी ऐसा कुछ नहीं चल रहा, हम लोग तो बस भाभी का ध्यान भटकाने में लगे रहते हैं। आजकल वो भाई की वजह से काफी दुखी रहती है ना, बस इसलिए। सब लोग रुद्र को घूर रहे थे, स्पेशली आस्था। जैसे ही रुद्र आस्था का फेस देखता है तो वो दादी से फिर से बात करने लगता है। रुद्र ने दादी से कहा, अब आप ही बताइए दादी, भाई ने जो किया वो सही किया। अर्जुन भी कुछ दूर खड़े होकर रुद्र की बातें सुन रहा था। रुद्र की बात सुनकर दादी निराश ने होते हुए कहा, पता नहीं अर्जुन को क्या हो गया है, वो ये सब क्यों कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही नहीं कर रहे। फिर दादी ने आस्था के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी फूसी बच्ची को इतनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, इसके लिए हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आस्था ने दादी से कहा, दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। दादी ने आस्था से कहा, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो अर्जुन को सही रास्ता दिखाएं। दादी की बात सुनकर आस्था ने कहा, भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे दादी, सब ठीक हो जाएगा। दादी ने कहा, अच्छा हम चलते हैं, हमें आज बाहर जाना है, हमारी एक सहेली रहती है यहाँ, आज उसने हमें अपने घर बुलाया है। आस्था ने दादी से कहा, ठीक है दादी, हम शाम को मिलते हैं। दादी के जाने के बाद अर्जुन भी वहां से चला जाता है और सब रुद्र को घेर कर खड़े हो जाते हैं। आस्था ने रुद्र का कान खींचते हुए कहा, क्या बुराई कर रहे थे तुम मेरे पति की। तो रुद्र ने आस्था से कान छुड़ाते हुए कहा, अरे भाभी मैं तो बस हमारी पोल खुलने से बचा रहा था, मैं भाई की बुराई नहीं कर रहा था। और फिर वो सब लोग हंसते हुए वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी अमन भी वहीं आ जाता है। अमन को देखकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, आज तो चैन की नींद सोए होगे ना भाई।
अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आज मैं चैन से सोया, वरना तो इस महल के भूतों ने मेरा सोना हराम कर दिया था। अच्छा मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, आकर मिलता हूँ। तभी तनु ने अमन को रोकते हुए कहा, क्या आप मुझे भी ड्रॉप कर देंगे, मुझे भी कहीं जाना है। जब तनु ने अमन के साथ जाने की बात की तो सब उसे ही देख रहे थे, क्योंकि तनु हमेशा अमन से दूर भागती थी और आज खुद उसके साथ जाने की बात कर रही है। इससे पहले अमन मना करता आस्था बोल देती है, हाँ अमन तुम इसे ड्रॉप कर देना प्लीज। अब आस्था ने बोल दिया था तो अमन उसकी बात टाल नहीं सकता था। वो तनु को अपने साथ ले जाता है। तभी अनु सबसे पूछती है, इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, इन लोगों की तरफ से कुछ नहीं चल रहा, लेकिन इनके बीच जो है वो काफी स्पेशल है, जिसका इन दोनों को ही पता नहीं है। शिवी ने आस्था से कहा, क्या दी आप भी कुछ भी सोचती हो, उनके बीच कुछ नहीं हो सकता, देखा नहीं है दोनों कैसे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते और आपको लगता है कि कुछ चल रहा है। आस्था ने शिवी से कहा, शिवी तुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तनु की आंखों में अमन के लिए वो देखा है जो आज तक किसी के लिए नहीं देखा। मानती हूँ दोनों लड़ते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। मेरा और अर्जुन का रिश्ता भी ऐसा ही था, हम भी पहले लड़ते थे, एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे हम एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सकते थे। मेरा मानना है कि प्यार की शुरुआत झगड़े से ही होती है, अब देखना ये है कि इन दोनों को कब रियलाइज होता है। तभी पीछे से कायरा की आवाज आती है, बहुत अच्छी स्पीच देती हो तुम, इलेक्शन में क्यों नहीं ट्राई करती, काफी वोट मिल जाएंगे। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, लेकिन कंपटीटर भी तो अपने लेवल का होना चाहिए, और वैसे भी मुझे खड़े होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मौका देती हूँ, तुम ट्राई करो। लेकिन नहीं, तुम कैसे कर सकती हो, उसके लिए वोट भी तो होने चाहिए, और यहाँ तुम्हारा एक भी वोट नहीं है। आस्था की बात सुनकर कायरा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बहुत अकड़ है ना तुम में, अगर मैंने तुम्हारी ही अकड़ तोड़ी नहीं तो मेरा नाम भी परी चौहान नहीं। कायरा की बात सुनकर आस्था ने उसके पास जाकर उसके कान में कहा, जिसकी खुद की पहचान ही झूठी है वो क्या मेरी अकड़ तोड़ेगी। आस्था की बात पर कायरा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आस्था ने कहा, मतलब ये कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ, तुम कौन हो और यहाँ किस मकसद से आई हो, लेकिन तुम जो चाहती हो वो कभी होगा नहीं, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। कायरा ने आस्था को देखते हुए कहा, मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकती हो। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हें रोकूंगी, मैंने कहा बस तुम जो चाहती हो वो कभी होने नहीं दूंगी। आस्था की बात सुनकर कायरा वहां से चली जाती है। कायरा के जाते ही शिवी आस्था से पूछती है, अब क्या करना है यदि? आस्था ने शिवी से कहा, सही मौके का इंतजार, और मेरा दिल कहता है वो बहुत जल्द आने वाला है। वहीं कायरा अपने रूम में जाती है, तभी उसे किसी का कॉल आता है। उधर की बात सुनकर कायरा जल्दी जल्दी में वहां से निकल जाती है। कायरा को इतनी जल्दी में कहीं जाते देख रुद्र और शिवी उसके पीछे जाते हैं। कायरा काफी जल्दी में थी तो उसने ध्यान नहीं दिया कि उसे छुपते हुए जाना है, और फिर कायरा की गाड़ी एक खंडहर के सामने रुकती है और वो जल्दी से उस खंडहर के अंदर चली जाती है। उस खंडहर के चारों तरफ कायरा के आदमी फैले हुए थे, तो रुद्र वहीं थोड़ी दूर पर अपनी गाड़ी रोक देता है, जिससे वो लोग उन्हें देख ना पाए। जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ AK स्टोरी पॉइंट चैनल पर।